देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दरोगा साहब, एक शिकायत लिखवानी है। हमारी नई नवेली बहू घर से गायब है। पुलिस स्टेशन में हाथ जोड़ते हुए राम प्रसाद यादव दरोगा से कह रहे थे, आप जाकर वहां अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए। कांस्टेबल विनोद की तरफ इशारा करते हुए दरोगा ने कहा और वो वहां से चले गए। बताइए, क्या शिकायत है आपकी? कांस्टेबल विनोद ने राम प्रसाद यादव से कहा, जी वो हमारी नई बहू संगीता, वो घर से गायब है। राम प्रसाद ने रोती सूरत में बताया, कितने वक्त से गायब है आपकी बहू? अगर 24 घंटे हुए हों तभी आपकी कंप्लेंट दर्ज की जाएगी, वरना फिर नहीं हो सकता। कांस्टेबल विनोद ने राम प्रसाद यादव की शिकायत सुनकर जानकारी दी। जी, करीबन 24 घंटे हो चुके हैं। कल सुबह वो घर से बाहर मंदिर जाने के लिए निकले थे, फिर वापस ही नहीं लौटी। राम प्रसाद ने विस्तार पूर्वक कहा, जी ठीक है, हमने आपकी कंप्लेंट लिखवा दिया है। आगे की जांच पड़ताल हम लोग जल्दी ही शुरू करेंगे। फिलहाल आप यहाँ से जाइए। कांस्टेबल विनोद ने कुछ इंक्वायरी करने के बाद राम प्रसाद यादव को दिलासा देते हुए कहा। राम प्रसाद यादव अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस स्टेशन से बाहर निकले और अपने आंसू पोंछकर अलग ढंग से मुस्कुराने लगे। इधर कांस्टेबल विनोद और उनकी टीम ने आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। लगातार 5 दिन उन्होंने संगीता का पता लगाने की कोशिश की, मगर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। आखिर संगीता की खोज करना पुलिस ने बंद कर दिया और नए केस पर काम शुरू कर दिया। इसी बीच कांस्टेबल विनोद को एक औरत मिली जिसने अपना चेहरा अपने पल्लू से छिपा रखा था। उसने संगीता की गुमशुदगी को नया मोड़ दे दिया। उसने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर एक पल के लिए कांस्टेबल विनोद को यकीन ही नहीं हुआ। उसने अपने सीनियर अफसरों से बात करके इस बारे में जानकारी देने की कोशिश की, मगर उसकी किसी ने भी एक नहीं सुनी। सबका ये मानना था कि आजकल कांस्टेबल विनोद मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर सबको भटका रहे हैं। वो औरत कांस्टेबल विनोद से रोज मिलती और संगीता का अपहरण नहीं बल्कि मर्डर हुआ है ऐसा कहती थी, मगर ये सब सुनकर भी कांस्टेबल विनोद अकेले तो कुछ कर नहीं सकते थे। आखिर एक दिन उसने इस बारे में खुद ही खोज करने का तय कर लिया और इसकी इस खोज में मैं आपका साथ दूंगी, ऐसा वादा उस औरत ने किया। उसने बताया कि राम प्रसाद और उसके घर वाले अपनी नई बहू से दहेज की मांग किया करते थे और जब वो अपने मायके से दहेज नहीं ला पाए तो उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। अब कांस्टेबल विनोद उस औरत के कहे अनुसार आगे की खोज कर रहे थे। उन्होंने चुपके से राम प्रसाद यादव के परिवार वालों पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन घर के सभी लोग किसी कारण दूसरे गांव गए हुए थे। मौका पाकर कांस्टेबल विनोद और वो औरत राम प्रसाद यादव के घर में घुस गए। उन दोनों ने घर की तलाशी ली, मगर इसमें उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर वो दोनों राम प्रसाद यादव के बगीचे में चले गए। उस औरत ने कांस्टेबल विनोद को एक जगह दिखाते हुए कहा, आपको आपका सबूत यहाँ मिल जाएगा। मैंने यहाँ के लोगों को कई बार इस जगह पर आते देखा है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको यहाँ पक्का सबूत मिलेगा। कांस्टेबल विनोद ने उस औरत की बात सुनकर वहाँ पर सबूत ढूंढने की कोशिश की। एक जगह पर उन्हें गीली मिट्टी मिली, जबकि वहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं था। उन्हें शक हुआ। वहाँ की ज़मीन खोदने पर कांस्टेबल विनोद को उनके हाथ एक कंकाल लगा। सबूत हाथ लगते ही कांस्टेबल विनोद इस बात को उस औरत को बताना चाहते थे, मगर जैसे ही
उन्होंने पीछे घूमकर देखा तो पाया कि आसपास कोई नहीं है। उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि आखिर वो औरत कहाँ चली गई। खैर, उसके बाद कांस्टेबल विनोद ने अपने सीनियर अफसरों के सामने सबूत पेश किया। अब उसकी बात पर सबको यकीन हुआ और फिर संगीता के केस की तह तक जाकर कांस्टेबल विनोद और उसकी टीम ने मिलकर सच्चाई का पता लगाया। उस कंकाल को फॉरेंसिक में भेजा गया टेस्ट करवाएं और आखिर राम प्रसाद ही संगीता का कातिल है, इस बात का फैसला हुआ। राम प्रसाद यादव को अपना गुनाह कबूल करना ही पड़ा। उसके साथ उसके घर वालों को भी जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इस केस को किसी की मदद के बिना अच्छे से सुलझाने की वजह से कांस्टेबल विनोद का भी प्रमोशन हुआ। इस बात के लिए वो उस औरत को धन्यवाद देना चाहता था जिसने उसकी मदद की थी, मगर उसका चेहरा हमेशा ढका हुआ ही रहता था। इस वजह से वो उसे ढूंढ ही नहीं पाया। काश वो औरत मुझे मिल पाती, मैं उसका ठीक से धन्यवाद कर पाता। बैठे बैठे विनोद ऐसा ही सोच रहा था कि अचानक एक बिजली कड़की और उसकी तेज रोशनी में एक आकृति दिखाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जिसने संगीता का केस सुलझाने में विनोद की मदद की थी। उसे देखते ही कांस्टेबल विनोद ने उसका मदद करने के लिए शुक्रिया अदा किया। वो हल्की सी मुस्कुराई और कहने लगी, धन्यवाद तो मुझे आपका करना है जो आपने मेरी मदद की। विनोद कुछ समझ नहीं पाया, वो औरत उसका शुक्रिया क्यों कर रही है जबकि उसने तो विनोद की मदद की थी। फिर उस औरत ने बताया कि जिस संगीता को विनोद ने इंसाफ दिलाया था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। अब तो विनोद पूरी तरह से हिल गया। उसके जांच के हिसाब से तो संगीता मर चुकी थी। उसने इस बारे में उस औरत से पूछा। वो औरत जानती थी कि विनोद को इस बात पर यकीन नहीं होगा, इसलिए उसने अपना पल्लू अपने चेहरे से हटाया। जैसे ही उसने अपना पल्लू हटाया तो विनोद को उसका जला हुआ चेहरा दिखाई पड़ा। उसके चेहरे पर से मांस लटक रहा था जिससे वो औरत काफ़ी डरावनी दिख रहे थे। उसे देखकर विनोद बेहोश हो गया, लेकिन संगीता इंसाफ मिलने से बहुत खुश थी। उसने विनोद को धन्यवाद कहा और मुस्कुराती हुई वहां से हमेशा हमेशा के लिए हवा में कहीं विलीन हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मिस्टर रजत, आज आपकी पहली बुक रिलीज होने जा रही है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? रिपोर्टर ने स्टेज पर बैठे शख्स से सवाल किया। मैं बचपन से ही लेखक बनना चाहता था और हमेशा से ही सोचता था कि कुछ अलग लिखूं, और आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। जैसे ही उस शख्स ने जवाब दिया, पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। उस शख्स का नाम था रजत जायसवाल, जिसकी आज पहली किताब का प्रमोशन था और अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने आए थे। सर, आपकी इस पहली बुक का नाम है वैम्पायर इंसान से शैतान, तो क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में वैम्पायर जैसी भी कोई चीज़ होती है? दूसरे रिपोर्टर ने सवाल किया। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में भगवान के साथ साथ शैतान, भूत प्रेत, पिशाच भी होते हैं। वैम्पायर भी इसी दुनिया का एक हिस्सा है, रजत ने जवाब दिया। क्या आपने कभी वैम्पायर को देखा है? अगले रिपोर्टर ने सवाल किया। हाँ, मेरा मतलब नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है, रजत ने जवाब दिया। सर, आज आपकी बुक रिलीज़ होने जा रही है, तो क्या आप हमें अपनी बुक के बारे में कुछ बताएंगे, मतलब इसकी कहानी के बारे में? अगले रिपोर्टर ने सवाल किया। ठीक है, मैं आप लोगों को इस बुक के बारे में बताता हूँ, रजत ने कहा और फिर बताने लगा। वैम्पायर
यानी खून पीने वाला पिशाच। वैम्पायर अपनी प्यास इंसानों का खून पीकर बुझाते हैं। ये हम इंसानों की तरह ही नॉर्मल जीवन जीते हैं, लेकिन जब भी ये अपने सामने खून देखते हैं तो इनके अंदर का पिशाच जाग जाता है। खून पीने से इनकी शक्तियाँ बढ़ती है और ये खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं। इनकी उम्र कम नज़र आती है। इस बुक में मैंने एक वैम्पायर की कहानी लिखी है जिसकी प्यास एक दिन उसके अपने प्यार को मारने के लिए ही उसे मजबूर कर देती है और वो फिर हमेशा के लिए ही कैद हो जाता है। रजत ने जवाब दिया, सर आप थोड़ी कहानी भी बताइए ताकि हम लोगों को इंटरेस्ट आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक को ख़रीदें। रिपोर्टर ने कहानी सुनाने की रिक्वेस्ट की। ठीक है, फिर सुनिए। रजत कहानी सुनाने लगा। कॉलेज के 5 दोस्तों का ग्रुप मनाली के लिए एक ट्रिप प्लान करता है और वो तय समय के अनुसार मनाली निकलता है, जिसमें अमित, रंजन, पंकज, गौरी और आरती थे। ये पांचों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। इन लोगों ने मनाली पहुंचकर अपने रूम बुक किए और सोने चले गए। अमित और गौरी दोनों प्यार में थे, मतलब कि उनकी शादी होने वाली थी, इसलिए वो दोनों एक ही रूम में रुके और बाकी सब अलग अलग। अगले दिन उन सब ने मनाली घूमा और शाम को अपने रूम पर लौट आए। रात को होटल में खाना खाने के वक्त होटल के वेटर से कांच नीचे ज़मीन पर गिर गया और उसके हाथ में चोट लग गई, जहाँ से खून निकलने लगा। उस वेटर के खून को देखकर उन पांचों में से एक के शरीर के अंदर अचानक से हलचल होने लगी और वह अपने बड़े बड़े दांतों को बार बार अंदर बाहर करने लगा। उसका शरीर खून पीने के लिए मचलने लगा। ये सब उसके साथ पहली बार हुआ था। इससे पहले कभी भी खून देखकर उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। वो वहाँ से उठकर बाहर खुली हवा में आ गया, लेकिन अभी भी उसका ध्यान उसी खून में ही था। खाना खाने के बाद बाकी सब अपने अपने कमरों में चले गए। रात के करीब 11 बजे के आसपास उस होटल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर सब उठकर बैठ गए। गौरी की आंख खुली तो उसने देखा कि अमित चुपचाप बिस्तर पर बैठा है। उसने चिल्लाते हुए कहा, अमित, अमित, तुमने वो आवाज़ सुनी? अमित ने खुद के मुंह को दूसरी तरफ करते हुए कहा, हाँ गौरी, सुनी होगा कोई, तुम परेशान मत हो, सो जाओ, मैं ज़रा वॉशरूम होकर आता हूँ। अमित इतना बोलकर वॉशरूम की तरफ चला गया। अगले दिन सुबह पता चला कि जिस वेटर से कांच टूटा था वो आज मरा हुआ मिला है और उसके गले में दोनों किले दांतों के निशान थे और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसका सारा खून पी लिया हो। यार, तुम लोगों ने सुना? उस वेटर की मौत हो गई यार। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी वैम्पायर ने मारा हो। पंकज ने घूमते हुए कहा। वो लोग आज फिर से मनाली घूमने आए थे। वैम्पायर? ये क्या होता है और तुम्हें कैसे पता कि उसे वैम्पायर ने ही मारा है? आरती ने सवाल किया। वैम्पायर खून पीने वाले पिशाच होते हैं जो इंसानों का खून पीते हैं। मैंने काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में, पंकज ने जवाब दिया। हाँ, वैसे ही ना, जैसे आरती तुम्हारा पीती है, रंजन ने कहा और फिर हंस पड़ा। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी हंस दिए और पंकज शांत हो गया। पंकज, क्या वाकई में वैम्पायर होते हैं? गौरी ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। वैम्पायर वगैरह कुछ नहीं होते, अब जल्दी होटल चलो, बारिश शुरू हो गई है, अमित ने कहा और फिर वो लोग होटल वापस आ गए। खाना खाने के बाद वो लोग फिर से अपने अपने कमरों में सोए हुए थे कि अचानक जानवरों के चिल्लाने, कुत्तों के भौंकने और सियारों की तेज आवाज़ें शुरू हो गई। आसमान में बादल घेराए और चारों तरफ अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं था। और फिर से वही दर्दनाक चीख।
आज फिर से किसी की मौत आई थी। वो लोग फिर से जाग गए। इस बार अमित अपने कमरे में नहीं था। गौरी ने जब अमित को ढूंढा तो वो उसे छत पर मिला। बाहर जाने पर पता चला कि वो चीख होटल के बगल में रहने वाले एक भिखारी की थी, जिसकी किसी पिशाच ने खून पीकर हत्या कर दी थी। और उसके गले में भी वही 2 दांतों के निशान थे। अब तो बाकी सबको भी पंकज की बात पर यकीन होने लगा था कि वाकई में वैम्पायर होते हैं। अब उस शहर में हर रोज किसी न किसी की मौत होने लगी थी और साथ ही साथ इन लोगों के वापस आने का टाइम भी हो गया था। कुछ दिनों के बाद ये लोग उस शहर से वापस आ गए और मनाली में मौतों का सिलसिला जैसे बंद ही हो गया। मनाली से आने के कुछ दिनों बाद ही अमित और गौरी ने शादी कर ली, लेकिन अब दिल्ली में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। हर रोज किसी न किसी की मौत होने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक से पंकज की भी मौत हो गई और उसके गले में भी वही 2 निशान थे। फिर एक दिन रंजन और उसके बाद आरती भी मारी गई। कोई नहीं जानता कि इन मौतों के पीछे कौन है सिवाय गौरी के। गौरी अब जान गई थी कि शहर में हो रही सारी मौतों के जिम्मेदार अमित ही हैं। लेकिन अब उसके पेट में अमित का बच्चा पल रहा था। एक रात जब शिकार करने के बाद अमित बाहर से आया तो गौरी दरवाजे पर ही खड़ी थी। गौरी ने उसका वो भयानक रूप देख लिया। जैसे ही अमित ने गौरी को देखा वो अपने इंसानी रूप में आ गया। लेकिन इससे पहले अमित कुछ समझ पाता, गौरी ने एक क्रॉस उसके शरीर में घुसा दिया और बाहर से लाए एक ताबूत में उसे बंद करके अपने घर के बने बेसमेंट में रख दिया और घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ हमेशा के लिए ही वो शहर छोड़ दिया और एक छोटे से शहर में रहने लगी। कुछ महीनों के बाद उसे एक बेटा हुआ, लेकिन वो भी अपने बाप की तरह ही एक वैम्पायर था। लेकिन गौरी ने उसे बहुत अच्छी परवरिश दी और इसलिए उसने आज तक कभी किसी का खून नहीं पिया। पूरी कहानी सुनाने के बाद रजत चुप हो गया और लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। तभी एक रिपोर्टर ने खड़े होकर सवाल किया, मुझे तो आपकी कहानी सच लग रही है। मुझे लगता है आपने वैम्पायर को ज़रूर देखा होगा। रजत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फिर बोला, आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊं? अमित और गौरी का वो बेटा मैं ही हूँ और मैं एक वैम्पायर हूँ। फिर अचानक से उसका रूप बदलने लगा और उसकी आंखें लाल स्याह और दांतें बड़े हो गए। उसके इस रूप को देखकर लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। तभी उसने कहा, घबराइए मत, मैंने आज तक कभी किसी का खून नहीं पिया और ना ही कभी पीऊँगा। मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं अपने बाप की तरह कभी नहीं बनूँगा। उसकी बातें सुनकर लोगों को यकीन हो गया। उसके बाद उस बुक की सारी कॉपियाँ बिक गईं और अगले दिन न्यूज़पेपर में हेडिंग थी, एक वैम्पायर की सच्ची कहानी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।